हेलो गाइस, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स एग्जाम जो कि 2025 का आज एग्जाम हुआ, उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे इस वीडियो में। और खास करके इसमें जो सेक्शन से कहां-कहां से कितने क्वेश्चंस आए और खास करके इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए थे उनका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आई होप के सारे लोगों ने जिन्होंने अटेम्प्ट किया एग्जाम उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। इस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को और उनका डिटेल एनालिसिस को प्रेजेंट करेंगे। तो खास करके आपको ये ख्याल रखना है कि वीडियो लेंदी होने वाला है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा अगर आप एंड तक देखते हो। चलिए हम समझते हैं कि आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो किस प्रकार का आया और उसमें कितने क्वेश्चंस कहां-कहां से आए थे। तो पहला तो हम लोग का सेक्शन होगा एनालिसिस। बट बिफोर दैट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं अपने आप से। मैं हूं साद अहमद और आपका इकोनॉमिक्स का एक फैकल्टी जो कि उड़ीसा आईएएस एकेडमी में भी क्लासेस ले चुका हूं और अभी मिलेनियम एजुकेशन चैनल के द्वारा आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता हूं। एनालिसिस के दौरान हम समझेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आए थे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। सो द सब्जेक्ट एरियाज आर, हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चंस कितने आए। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस में एनालाइज करोगे तो 14 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो हिस्ट्री से आए थे। ज्योग्राफी में टोटल 11 क्वेश्चंस थे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 13 क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वहां से 14 क्वेश्चन थे। खास करके एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जहां से एक अच्छा खासा सेक्शन था। 17 क्वेश्चंस वेयर देयर फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी एनवायरमेंट का कंट्रीब्यूशन और ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है और इकोनॉमिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अगर किसी ने ये सेक्शंस अगर अच्छे से किया होगा तो वो एक्चुअली जो कट ऑफ है उसे क्लियर कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। वहां से 12 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर्स बेस्ड कहे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस के दौरान मैं ये बात बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा था। अगर आप प्रीवियस ईयर को सही से समझ पाए होंगे तो उनके द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको समझ में आएंगे कि उसी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। और यूपीएससी जो हमेशा से एक काम करता है कि वो अपने ऑप्शंस को ऐसा बनाता है कि वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है चुनना। तो यही गेम किया गया है इस साल भी और ऑप्शंस को ऐसा रखा गया है कि आपको चूज करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपका बेसिक जो नॉलेज है वो अगर सही हो तो आप अपने ऑप्शन टेस्ट के द्वारा उसे एनालाइज कर सकते थे। चलिए हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चन वेयर देयर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर में हम बात करेंगे। क्या क्वेश्चन था, उसका क्या आंसर हो सकता है और उसके जो टॉपिक्स पूछे गए थे वो कहां-कहां से थे, वो सारे चीज इस वीडियो में बताया जाएगा। बिफोर दैट मैं आपको बताता चलूं कि हमारा एक कोचिंग भी चलता है सारे एग्जाम्स के लिए। यहाँ तक कि जो डब्ल्यूबीसीएस के जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए भी यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सेट ए के हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन बनाया है, आप भी अच्छे से समझेंगे। ये सेट ए के हिसाब से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं ये सेट ए वालों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए सेट ए में पहला क्वेश्चन ही था फ्रॉम इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है ये फाइनेंशियल मार्केट से आया हुआ है। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि फाइनेंशियल मार्केट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि यूपीएससी में 2-3 चैप्टर्स ऐसे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्लूड कर सकते हैं, बजट, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग आज फाइनेंशियल मार्केट के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर द फॉलोइंग बॉन्ड्स, स्टॉक्स, हेज फंड्स एंड वेंचर कैपिटल। ये चारों टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का पार्ट है। तो पहले समझेंगे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। देखिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि मेनली प्राइवेटली पूल किए जाते हैं
और ये इंडियंस या फिर फॉरेनर से भी लिए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी किया जाता है। इसके 3 कैटेगरीज हैं एज पर सेबी। सेबी इसके 3 कैटेगरीज बनाता है। पहला कैटेगरी है जो कि स्टार्टअप्स के लिए होता है, जिसमें आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे वेंचर कैपिटल फंड। दूसरा कैटेगरी होता है जिसे हम लोग यू डज नॉट यूज इट एज ए लेवरेज, बट इसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स या डेब्ट फंड के हिसाब से इसे यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरी 3, जिसमें हम लोग मेनली लेवरेज प्रोवाइड करते हैं और हेज फंड्स के हिसाब से भी इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। तो ये 3 तरह के फंड्स होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, जो कि सेबी अलाउ करता है एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो देखो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको बता दिया कि कौन कौन से अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, हेज फंड करेक्ट है, वेंचर कैपिटल फंड करेक्ट है। यानी ये जो ओल्ड इन्वेस्टमेंट मेथड्स थे, बॉन्ड्स और स्टॉक्स, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली 2 इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दैट। और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था जिसे मैंने यहां पर भी बता दिया कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के पार्ट नहीं है, हेज फंड और वेंचर कैपिटल फंड ही इसका पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आरबीआई के जो है इनकम के ऊपर में पूछा गया है, मतलब सिंपली ये आरबीआई के ऊपर, डायरेक्ट बैंकिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई अपना इनकम कहां से करता है? क्वेश्चन नंबर 1, बाइंग, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन 1, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। देखिए ये आपको पता होगा आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदता बेचता है, फॉरेन करेंसीज को भी खरीदता बेचता है, लेकिन पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम आरबीआई का नहीं है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहां पर जो पेंशन फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसका काम करती है, यानी ऑप्शन 3 तो गलत है। लेंडिंग टू ए प्राइवेट कंपनी, आरबीआई कभी प्राइवेट कंपनी को पैसे नहीं देता। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स, तो याद रखिए कि जो आरबीआई का काम है वो ये है कि आरबीआई पैसे से, जो पैसा प्रिंट करता है वहां से इनकम नहीं करता है, आरबीआई उसके ऊपर खर्च करता है। तो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी, इसको हम लोग इनकम में नहीं रखेंगे क्योंकि आरबीआई का यहां से इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर है आरबीआई का। तो इसका आंसर होना चाहिए 1 एंड 2 ओनली। इसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट था, थर्ड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो रॉन्ग। फाइनल इन्वेस्टमेंट को भी हम समझने के लिए समझेंगे कि आरबीआई यहां पर पैसे खर्च करता है, ना कि यहां से इनकम करता है। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो क्वेश्चन इज अबाउट बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। पहले समझ ले, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर सवाल है। अब आरबीआई क्या सारे कंपनीज को मैंडेट करता है कि आपको सबमिट करना है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट? तो पहला क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? तो एक पहले आंसर मैं बता दूं, इंडिया में लिस्टेड कंपनीज को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन वो रिपोर्ट मैंडेट करता है सेबी, ना के आरबीआई। सो द ऑप्शन इज वेरी वेरी रॉन्ग। याद रखेंगे, सेबी मैंडेट करता है सारी कंपनीज को। दूसरा ऑप्शन देख ले, इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं उन्हें बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें समझ में आया ऑप्शन 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास में लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, पहले समझ लेंगे। ये एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग इकोनॉमी में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी का ही ये पार्ट है। ठीक है, अब इनकम टैक्स, इनकम के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है और टैक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से समझेंगे कि इंडिया में जो इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी आता है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज, दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स।
क्या ये एलाइड एक्टिविटीज रूरल एरिया में एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एनी टैक्स? तो द आंसर इज कि देखो, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द लैंड, दिस इज एग्जेम्प्टेड अंडर द टैक्स रिजीम, बट द एलाइड एक्टिविटीज जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग, इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है भैया। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या इंडिया में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कंसीडर नहीं किया जाता है एज कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो ये बात तो सही है कि हाँ, इसे हम लोग कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर करते हैं। यानी इस ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। यानी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर अच्छे से देख लेंगे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यानी ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पास में लिख दिया है, आपको टाइम मिले आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 14 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में रूरल एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द नॉट द सीरियल ऑफ द क्वेश्चन, बट हम लोग यहां पर आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट एजेंसीज के ऊपर में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखा है और उसके फंक्शंस लिखे गए हैं और उसका वर्क्स लिखा गया है। तो अगर हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करें तो इसका फंक्शन क्या इन्फोर्समेंट ऑफ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर में आता है। तो ये बात सही है कि हाँ, एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंदर में ये फंक्शन करता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर में काम करता है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में काम करता है कौन? तो काम करता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। लेकिन ऑप्शन 2 देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये कस्टम एक्ट 1962 के एतबार से काम करता है और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में एक एजेंसी है। यानी ये दोनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। लास्ट, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट। तो याद रखिएगा ये फंक्शन जो करता है ना, इसका जो काम है, कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स एंड असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग द टैक्स एविडर्स, ये इसका करेक्ट फंक्शन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में ही एक एजेंसी है। यानी हमारा ऑप्शन 1 यही गलत मैच किया गया था। तो ऑप्शन 1 को अगर हम छोड़ दें तो दो स्टेटमेंट्स हमारे, दो जो कॉलम्स मैच किए गए थे वो सही हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शंस आर ओनली 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ओनली 2, याद रखेंगे। देखिए सीरियल वाइज नहीं है, हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी था, लेकिन आपको अगर आप ध्यान से इसे बारीकी से पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इन द सेट ए, और यही अलग सेट्स में अलग अलग नंबर्स पे ये क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रॉम फिनेंशियल मार्केट अगेन। देखिए फिनेंशियल मार्केट से इस बार थोड़ा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा देखने को मिला है और फिनेंशियल मार्केट का रोल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला है। अगर स्टेटमेंट की बात करें, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? एज रिगार्ड्स रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी, द बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। तो पहले तो समझ लेते हैं स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं। देखिए बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेंडर्स होते हैं। स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं? स्टॉक होल्डर्स जिन्हें हम लोग शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में भी काउंट करते हैं, ये मेनली क्या होते हैं? ये ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट ये नहीं था, क्वेश्चन था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से बताएं तो बॉन्ड होल्डर्स कम रिस्क पे होते हैं बल्कि स्टॉक होल्डर्स ज्यादा रिस्क पे होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि वो लेंडर होते हैं, वो अगर कंपनी को लोन दे रहे हैं तो कंपनी उसे कभी ना कभी वो पैसे लौटा देगा।
बल्कि अगर हम बात करते हैं स्टॉक होल्डर्स का, तो उन्हें जब भी लिक्विडेशन होता है तो उन्हें सबसे लास्ट में पैसे दिए जाते हैं। इसका मतलब कि प्रायोरिटी मिलता है बॉन्ड होल्डर्स को। तो देखिए स्टेटमेंट 3 को भी देखिएगा, रीपेमेंट पर्पज के बारे में पूछा गया है। यहां बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, जो मैंने अभी समझाया आपको, बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर्स एंड टू ए कंपनी एंड स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स, मतलब ये भी करेक्ट है। अब खोजना पड़ेगा आपको कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट तो आपने पहचान लिया, लेकिन यहां जो ऑप्शन दिया गया है ये थोड़ा ट्रिकी है। पहला क्वेश्चन में पहला ऑप्शन देखो, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड दीज एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट 1, तो ये क्यों, इन दोनों के मदद से हम स्टेटमेंट 1 को इजीली समझ सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आया होगा। यहां एक्सप्लेनेशन आपके पास में लिखा गया है, जरूर इसे पढ़ें। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ, जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं या जो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, उनके साथ भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी ग्लोबली इंडियन स्टॉक मार्केट का क्या पोजीशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। देखो फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन फिर से आ गया। इंडिया अकाउंट्स टू ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग ए ग्रेट बूम। तो सच में इंडिया का जो वॉल्यूम ऑफ जो यहाँ का इक्विटी है और जो यहाँ पर ग्लोबली अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टॉक ट्रेड होता है वॉल्यूम के हिसाब से, और एनएससी में तो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का स्टॉक मार्केट हैज ग्रोइंग रैपिडली इन द रीसेंट पास्ट एंड इट हैज ओवरटेकन हांगकांग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये बात एकदम सही है, इंडियन स्टॉक मार्केट ने हांगकांग को सरपास कर दिया है। नेक्स्ट, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग और टू एक्ट एज अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सभी को पता है कि ये गलत है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारा का सारा काम करती है, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन का काम करती है, और इसे 1988 में बनाया गया था, 1992 में इसे मिला स्टैट्यूटरी स्टेटस। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम इसे सॉल्व कर पाए तो 1 एंड 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जरूर पढ़ें आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर में सवाल पूछ रहा है भाई। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ऊपर में क्वेश्चन आया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, सभी को पता होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा करेंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग दीज टू। तो पहले तो कैपिटल अकाउंट के ऊपर या कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर में सवाल पूछा गया है। ठीक है, सॉरी, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर में क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा मैंने पढ़ने में मिस्टेक किया, बट क्वेश्चन इज अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, बजट के ऊपर में क्वेश्चन है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर में क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने देखने में भूल गया, देख लेते हैं आप। कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉज ए रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे बजट से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर में अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो बता रहा है कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट ए लायबिलिटी और कॉजेस अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट के दो कैटेगरी होते हैं, एक जो लायबिलिटी क्रिएट करता है और एक जो होता है जो एसेट को रिड्यूस करता है, जैसे कि बोरोविंग्स, लोन्स एक्सेट्रा, दीज क्रिएट लायबिलिटीज, एंड those like disinvestment, sale of public sector in units, these create reduction of assets. नेक्स्ट, बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट है, ऊपरी मैंने देखा। देखिए बोरोइंग डिसइन्वेस्टमेंट दोनों कैपिटल रिसिप्ट के पार्ट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो इंटरेस्ट लोन पे मिलता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी कैसे हो सकता है? अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो तो भाई रिसीव कर रहा ना गवर्नमेंट, तो उसके लिए लायबिलिटी थोड़ी है, वो तो इनकम हो गया उसका। इट डज नॉट क्रिएट लायबिलिटी, इट क्रिएट्स
इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ, यानी 1 एंड 2 विल बी करेक्ट, तो 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर थोड़ा हम रिलीफ लेंगे। देखिए क्वेश्चन है अब नॉट फ्रॉम द बेसिक ऑफ इकोनॉमी, हम बोल सकते हैं ये इंटरनेशनल एजेंसीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इकोनॉमिक के साथ में रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन को स्टैटिकली ही आपको देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दैट इज वर्ल्ड बैंक के ऊपर में सवाल आया है। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स लोन एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। पहले तो समझो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये कैसे बना, तो हमने ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा है और उसके द्वारा इस एजेंसी को बनाया गया था ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके और वहां का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे मेनली मैनेज किया जा सके। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट वर्क्स सिंगल हैंडेडली। देखो आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक की एक आर्म नहीं है, ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ में आईडीए दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएमएफ, यूएन के अदर एजेंसीज, ये सारे रिलेट होकर के एक साथ काम करते हैं। तो सिंगल हैंडेडली तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि पॉवर्टी रिडक्शन में ये सिंगल हैंडेडली काम करता है, अदर एजेंसीज भी हैं इसके। नेक्स्ट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप टू रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो मैंने जैसे कि बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, इसको इसीलिए बनाया गया था जाके यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। तो सिंपली हमारा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी 1 एंड 3 ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66 है अकॉर्डिंग टू सेट ए, ये फिनांस कमीशन के ऊपर में क्वेश्चन आया है, तो हम इसे रख लेते हैं एज पार्ट ऑफ बजट। तो फिनांस कमीशन का क्वेश्चन है, बजट वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी का। तो देखो 15th फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशन पे सवाल दिया गया है, इसे हम लोग देखो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको डेटा याद नहीं है तो आपको इसे कैसे करना है, इसको दिमाग के हिसाब से आपको बस यूज करना है ब्रेन अपना। बेसिकली हम लोग फिनांस कमीशन में क्या याद रखते हैं भाई, इसमें 5 लोग होते हैं, एक मेनली चेयरमैन होता है, ये एनुअली डिसाइड करता है कि भाई कितना पैसा यूनियन के पास से स्टेट्स के पास में जाना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट को क्या एलोकेशन मिलेगा। फिनांस कमीशन ने, आपको याद होगा 14 फिनांस कमीशन ने जो रेवोल्यूशन की बात की थी वो 42% की बात की थी, और 15 फिनांस कमीशन ने इसे 41% कर दिया, ठीक है, 41% कर दिया, ताकि जो यूटीज हैं जैसे यूटीज ऑफ लद्दाख उनको 1% उसमें से खर्च किया जा सके। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमारा ये स्टेटमेंट तो भाई इसे सॉल्व होगा नहीं, तो हम सिर्फ इसे रैंडमली देखेंगे ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन में एटलीस्ट 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन टेस्ट एटलीस्ट 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो एक ही गलत होगा। एक गलत कौन सा हो सकता है, देखो नेट प्रोसीड ऑफ द यूनियन टैक्सेस टू बी शेयर्ड विद द स्टेट इज 45%, भाई हम जानते हैं 41% था, यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो 1 3 4 विल बी करेक्ट, 1 3 4 विल बी करेक्ट, करेक्ट आंसर। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन टेस्ट से इस क्वेश्चन को करते तो आप गारंटेड इसे करेक्ट कर सकते। ओके, नेक्स्ट आते हैं, मनी चैप्टर का एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने बोला जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बट ये चैप्टर्स जैसे मनी एंड बैंकिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखो मनी चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेफ्ट, इन दोनों के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है, रिलेटिवली दोनों के ऊपर में कंपैरिजन किया गया है। आरटीजीएस के बारे में क्या बताया गया भाई, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी इसमें जो पेमेंट होता है वह इंस्टेंटेनियसली होता है। तो देखो आरटीजीएस में इंस्टेंटेनियस पेमेंट होता है, पहला लाइन है, while in case of NEFT it takes some time to settle payment, yes NEFT में तो कुछ टाइम लेता है, डिफर्ड पेमेंट होता है ना, 30 मिनट्स के बैचेस में पेमेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है भाई। नेक्स्ट, आरटीजीएस में कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन while that is not in the case for NEFT। देखिए इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए ना आरटीजीएस में पैसे लिए जाते हैं ना नेफ्ट में पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है। नेक्स्ट, ऑप्शन 3, ऑपरेटिंग hours for RTGS are restricted on certain days। तो जो RTGS का ऑपरेटिंग आवर्स है वो किसी किसी दिन पे बंद रहता है,
एंड दैट इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। मैंने आपको अपने रिसेंट क्लासेस में बताया है कि आरटीजीएस हो या नेफ्ट हो, ठीक है, ये दोनों आरबीआई के रिसेंट गाइडलाइन के हिसाब से 24/7 अवेलेबल है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी ओनली वन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 69 पर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम मनी चैप्टर। मैंने क्यों बोला मनी एंड बैंकिंग इंपॉर्टेंट है? अगेन फ्रॉम मनी चैप्टर। इट इज अबाउट यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे 2016 में स्टार्ट किया गया और 2018 में इसका यूपीआई 2.0 आया था। अभी यूपीआई लाइट भी लॉन्च किया गया है बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई चलता है भाई। अब क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है ऐसी हैं जहां पर यूपीआई अवेलेबल है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज अमॉन्ग्स द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट सिस्टम आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। देखो आज के डेट में अगर हम बोले तो 7 ऐसी कंट्रीज है जहां पे यूपीआई अवेलेबल है। कौन कौन सी कंट्रीज है याद रखेंगे? फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशियस एंड नेपाल। इनमें से अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो 2 ऐसी कंट्रीज है जैसे जर्मनी और बांग्लादेश, इन दोनों में यूपीआई अवेलेबल नहीं है, यानी ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, अगेन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये क्वेश्चन आया है। दिस इज अबाउट बिम्स्टेक। ओके, सो बिम्स्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेनली 7 कंट्रीज हैं, ठीक है। अभी जनवरी 2025 तक देखेंगे 7 कंट्रीज इसमें अवेलेबल है ऑलरेडी बिम्स्टेक में। और बिम्स्टेक जो बनाया गया था वो ढाका डिक्लेरेशन 1999 से ही बनाया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारे हिसाब से भाई करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स के ऊपर। देखो पूछा गया है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। लेकिन हम याद रखेंगे बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, इन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। कब? 2004 में। मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत है। लास्ट वन, बिम्स्टेक के कुछ सब सेक्टर्स हैं जैसे टूरिज्म। तो बिम्स्टेक का कुछ कैटेगरी है, 14 ऐसे सब सेक्टर्स है जिनके ऊपर में डिफरेंट नेशंस उस सब सेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया टूरिज्म के भाग में काम करता है, काउंटर टेररिज्म पे काम करता है, ठीक है, और एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करता है। तो बिम्स्टेक के 14 प्रायोरिटी सेक्टर्स में से 3 पर इंडिया काम करता है, यानी ये स्टेटमेंट तो भाई करेक्ट है। तो 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में तो भाई 1, 2 एंड 4 है नहीं, हम किसे करें? तो याद रखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा 2 ऑप्शन दोनों करेक्ट दिखाई दे रहा है, 1 नंबर और ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। देखा जाए कि इसका स्टेटमेंट या इसका आंसर क्या लेता है यूपीएससी। नेक्स्ट ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के ऊपर में क्वेश्चन दिया गया है। अगर सही से देखे तो ब्रिक्स के ऊपर में क्वेश्चन है कि 16वां ब्रिक्स समिट कहां हुआ था भाई? तो हुआ था रशिया के कजान में। हाँ, 2024 में ये 16th ब्रिक्स समिट हुआ, कहां? रशिया के कजान में। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उसके पार्ट बने थे। नेक्स्ट, इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। नहीं, इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थीम ऑफ 16 ब्रिक्स वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये करेक्ट है, यानी ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा था, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।